एपिसोड 9। अदिति फ्रेश होकर नहाकर बेड पर आकर बैठ जाती है क्योंकि अभी 5:30 बजे हुए थे। अदिति ने सिर पर पल्लू ले लिया था। तभी गार्डन से गाने की आवाज आती है। शायद कोई स्पीकर चेक कर रहा था। अदिति अपनी आंखें खोलती है और खड़ी होकर बेड में पीछे लगी हुकुम की फोटो को देखते हुए कहती है। वहीं अद्वैत स्टडी के पास बने जिम में पुशअप कर रहा था। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। अद्वैत को सिर्फ नींद अपने बेड पर ही आती थी, पर वो क्या करता? वहां अदिति सोई हुई थी। अदिति अपने पल्लू को नीचे गिरा देती है। उसके सुंदर लंबे बाल खुले हुए थे। वो अपनी आंखों से बस अपने हुक्म को देखे जा रही थी। वहीं अद्वैत अपनी आंखें बंद किए हुए तेज तेज पुशअप कर रहा था। ऊपर से अद्वैत शर्टलेस था और शरीर से पसीना आ रहा था। फिर भी अद्वैत रुक नहीं रहा था। अद्वैत को पूरी रात कानों में अदिति की पायल की छन छन करती आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे पता नहीं क्यों उसे गाना सुनकर पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा था। पता नहीं सुबह के 5:30 बजे कौन स्पीकर की टेस्टिंग कर रहा है। महल में से ही आवाज आ रही थी। अद्वैत को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी जाकर उस स्पीकर चलाने वाले का गला दबा दे। वो जमीन से खड़ा होकर ट्रेडमिल पर जाकर रनिंग करने लगता है। अद्वैत ने गुस्से में स्पीड बढ़ा दी थी। जैसे जैसे गाने की लिरिक्स तेज होती गई, वैसे वैसे अद्वैत के पैरों की स्पीड भी तेज होती गई। उसकी सांसें फूल चुकी थी। अगर अद्वैत ने अपनी स्पीड कम नहीं की तो वो गिर भी सकता था। वहीं अदिति सोफे पर बैठ जाती है और टेबल पर रखे अद्वैत के बचपन की फोटोज देखती है और उसकी तस्वीर पर हाथ फेरती है और मन में बोलती है, बचपन से ही गुस्से वाले थे, तब इतना गुस्सा था, तो अब बड़े होकर भी गुस्से का अपडेट होना तो जरूरी ही है, कहकर मुस्कुराती है। अद्वैत ट्रेडमिल से उतर जाता है और अपने पसीने को एक नैपकिन से पोंछकर अपना शर्ट पहनकर कमरे की ओर चला जाता है। उसे अब नहाना था। वहीं अदिति कमरे में बिना घूंघट के घूम रही थी। अदिति खड़ी होती है और अपने बेड के पास जाने लगती है और जैसे ही अद्वैत की तस्वीर को छूने को होती है, उसे अद्वैत के आने की आहट सुनाई देती है। अदिति अपने हाथ जेब में वापस ले लेती है और अद्वैत की ओर पीठ करके खड़ी हो जाती है। अद्वैत एक नजर अदिति को देखता है। लाल कलर का राजस्थानी सूट पहने हुए अदिति, हाथों में लाल चूड़ियां, लंबे भूरे बाल। अद्वैत एकटक अदिति को पीछे से ही देख रहा था। वहीं अदिति की धड़कन तेज हो जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसका पल्लू नीचे गिरा हुआ है। अदिति जल्दी से अपने पल्लू को ऊपर उठाकर घूंघट कर लेती है और आगे घूमकर नीचे देखने लगती है। अद्वैत अभी भी अदिति को देख रहा था। अदिति ने अभी सिर्फ मंगलसूत्र और चूड़ियां ही पहनी हुई थी। अदिति कांपती हुई आवाज में बोलती है, जी हुकुम, आपको कुछ चाहिए? पहले तो अद्वैत वहां से जाने को हुआ था, पर अदिति के मुंह से खुद के लिए हुकुम शब्द सुनकर रुक जाता है और सवालिया नजरों से उसे देखता है। अदिति अभी भी नीचे देख रही थी। उसने सिर्फ एक नजर ऊपर देखा। अद्वैत के जवाब ना आने पर जैसे अद्वैत की बात को वो समझ गई हो, वैसे ही बोलती है, आप मेरे पति हैं। आप चाहे इस रिश्ते को माने या ना माने, मैं अपनी पत्नी होने के सारे फर्ज अदा करूंगी। ये सुनकर अद्वैत कुछ नहीं कहता और बोलता है, नहीं, हम खुद से ले लेंगे, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। अद्वैत के कपड़े पहले से ही वॉशरूम में होते हैं। अद्वैत अंदर आता है और मिरर के सामने खड़े होकर खुद को निहारने लगता है। अद्वैत रेजर को उठाकर अपनी दाढ़ी सेट करने लगता है। इस वक्त अद्वैत का सारा ध्यान अपनी दाढ़ी सेट करने में था। दाढ़ी के सेट होने के बाद वो अपना मुंह धोता है और जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसे अदिति की पायल वहां रखी हुई मिलती है। अद्वैत की आंखें सख्त हो जाती है। वहीं अदिति कमरे को साफ करने लगती है। वहां पर रखे सब फूल, डेकोरेशंस और सब कुछ निकालकर डस्टबिन में डाल देती है। अदिति ये सारी चीजें निकाल तो रही थी, पर उससे उसे दर्द भी हो रहा था। अपने दिल में अदिति ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। तभी अद्वैत व्हाइट शर्ट और सिल्वर पैंट में फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर आकर वो पूरे कमरे को देखता है। पूरा कमरा साफ हो चुका था और अदिति बेडशीट सेट कर रही थी। अद्वैत अपनी नजर फेर कर मिरर के सामने खड़ा होकर बाल बनाने लगता है। उसका ध्यान बार बार काम कर रही अदिति पर ही जाता है। अद्वैत अदिति की मेहंदी को देखता है। तभी उसे एक बात याद आती है।
अद्वैत ड्रॉर में से एक बॉक्स निकालता है और उसे अपने हाथ में लेकर बेड पर रखता है और बिना अदिति को देखे बोलता है, माँ से कह देना हम नाम नहीं ढूंढ पाए तुम्हारी मेहंदी में से और हमने आपको उपहार दे दिया है। अदिति हाँ में सिर हिलाती है और बॉक्स को खोलकर देखती है। उसमें खूबसूरत डायमंड की पायल थी। ये देखकर अदिति की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बिना अद्वैत को देखे नजर झुकाकर कहती है, इतना महंगा तोहफा देने की क्या जरूरत थी? ये सुनकर अद्वैत अपने हाथ पीछे बांधकर बोलता है, अब तुम प्रताप परिवार की बहू जो हो गई हो, गले हाथ पैर खाली नहीं होने चाहिए और इतना काम करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सेवक सेविका हैं, वो सब कर लेंगे। कहकर वो जाने लगता है। तभी वो रुककर अपने जेब में से कुछ निकालकर अदिति की तरफ बढ़ा देता है। अदिति अद्वैत के हाथों को देखती है। उसमें उसकी पायल थी जो बाथरूम में रखी थी। अद्वैत बोलता है, तुम्हारे पैरों में हमेशा पायल होनी चाहिए, एक सुहागन को खाली पैर शोभा नहीं देते। कहकर वो वहां से चला जाता है। अदिति बेड पर बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, ये कहाँ लिखा है कि एक सुहागन को पायल पहननी चाहिए? कहकर वो अद्वैत की दी हुई पायल अपने पैरों में खुशी से पहन लेती है। पूरी रात अदिति दुखी थी, पर उसके हुक्म के एक उपहार से वो खुश हो चुकी थी। अदिति अपने पैरों को देखती है। उसके पैर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वो पायल को अपनी उंगलियों से छू लेती है। पायल के हुक के पास छोटे छोटे घुंघरू थे जिसमें बहुत ही प्यारी आवाज आ रही थी। अदिति अपनी पुरानी पायल बॉक्स में रखकर टेबल के पास अभी के लिए रख देती है। तभी एक सेविका थाल लेकर आती है जिसमें कई सारे गहने थे। वो आकर बोलती है, कुंवर रानी, आपके लिए बड़ी रानी ने गहने भेजे हैं और कहा है कि आज बाकी की कुछ रस्में हैं और मुंह दिखाई है, तो आपको ये वस्त्र और गहने पहनने होंगे। अदिति हाँ में सिर हिला देती है। वहीं अद्वैत नीचे गार्डन में आकर चेयर लगाकर बैठकर कॉफी पी रहा था और बार बार अपने कमरे की बालकनी की ओर देख रहा था। अद्वैत कुछ याद करता है। शादी से पहले वो अपनी माँ के साथ गहने खरीदने गया था। तब उसकी नजर इस खूबसूरत पायल पर पड़ी थी। उस वक्त अद्वैत को पहली मुलाकात में अदिति के पायलों की आवाज की याद आती है और वो पायल चुपचाप अनजाने में खरीद लेता है। अद्वैत खुद नहीं जानता था कि अदिति के पायल की आवाज का और उसके सुंदर पैरों का वो आसक्त हो चुका था। क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM।